नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सेल पॉइंट एजुकेशन में। और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ये मुझे पूरी तरह से आशा है। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th में पिछले जो बात बताए थे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो थी वो सारी बता दी थी आज। और इससे पहले हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनके बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाओं का मतलब क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब मतलब वस्तु को कहां पर रखा जाए तो हमें किस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ये है। तो आज हम अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को देखेंगे और आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और मैं आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं वो महत्वपूर्ण थी। आपकी परावर्तन के नियम वो महत्वपूर्ण थे, आपके प्रकाश के परावर्तन वो महत्वपूर्ण था आपका। अब आज जो पढ़ा रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। इसके दो यूज है। एक तो मोस्टली क्वेश्चन बनता है आपका कि वस्तु को यहाँ पे रखा जाए तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, आरेख द्वारा समझाइए, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। और दूसरा ये जो आपके न्यूमेरिकल बनते हैं उसमें भी घुमावदार प्रश्न होते हैं, तो उसमें इस टाइप पे ही क्वेश्चन आते हैं कि वस्तु यहाँ पर रखिए तो फिर उसमें जब हमें ये पता होगा कि हाँ वस्तु को अगर हम कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। सॉल्व करा और लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो वही बताने वाले। सबसे पहले आपका अनंत पर, अगर अवतल दर्पण है, अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा। मैंने बाय डायग्राम सभी बना रखे हैं, आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। मैंने देखिए अनंत पर वस्तु रखी है, तो देखेंगे अनंत पर वस्तु रखी, सबसे पहले प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, आकार कैसा होगा, उसका आकार बहुत अत्यधिक छोटा होगा। अगर वस्तु अनंत पर होगी तो उसका आकार बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। कैसा होगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब कंफर्म हो गया, एक नंबर का प्रश्न भी तय हो गया आपका। अगर क्या आ जाए कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, हमारा फोकस पर बनेगा। कैसा होगा, वस्तु के आकार से बहुत अधिक छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। ये डायग्राम आपका दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, सी से दूर, सी का मतलब समझते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। नहीं, वक्रता केंद्र से आपका अगर वस्तु दूर है, वक्रता केंद्र से आपकी वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो हमेशा ध्यान, वक्रता केंद्र से आप दूर है तो वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा आपका एफ और सी, मतलब एफ क्या होता है, मुख्य फोकस, सी केंद्र। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। ये देखिए, ये सी हो गया आपका, ये एफ हो गया, इनके कहां बनेगा, बीच में बनेगा। आकार छोटा ही होगा। कैसा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, सी पर हो, ये देखिए वक्रता केंद्र पर हो, यदि वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु आपकी है तो प्रतिबिंब कैसा। अब डायग्राम देखो, यहां पर वस्तु रखी है, ये कुछ कुछ तो प्रतीत हो रहा है, कैसा क्या बनेगा, कैसा क्या होने वाला। तो ये देख रहे हैं हम कि हाँ ये कैसा है, छोटा है, सॉरी समान है, जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है, जैसी वस्तु दिख रही वैसी प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब ये, और कहां पे बनेगा, जहां पे वस्तु रखी हुई है वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब ये कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब भी वहीं पर बनेगा, जहां पर वस्तु रखी गई। कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब आकार की बात करें, देखिए लगभग एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वक्रता केंद्र पर बनेगा और आकार जो होगा वस्तु के आकार के ही बराबर होगा, उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा। अब होगा कैसा, वास्तविक और उल्टा। क्लियर हो गया, ठीक। अब सी तथा एफ के बीच में यदि वस्तु रखी हो, सी तथा एफ के बीच की वस्तु का मतलब क्या, केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में यदि वस्तु रखी गई हो तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा। तो देखिए सी तथा एफ के बीच में यदि वस्तु रखी गई है तो डायग्राम से देखेंगे, सी आपका जे है, एफ आपका जे है, सी एफ की वस्तु रखी गई है बीच ए बी, तो सी से दूर है ये, तो इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा, सी से दूर बनेगा, सी से दूर बनेगा। और कैसा बनेगा, आकार में वस्तु के आकार से कुछ बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट यदि F पर हो, मुख्य फोकस पर वस्तु रखी गई हो, मुख्य फोकस पर यदि वस्तु रखी गई हो तो देखिए कहां पर बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्य फोकस पे वस्तु रखी गई है ये, तो कहां बनेगा आपका, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा डायग्राम आपका, मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, जब अनंत पर बनेगा तो आकार कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा उसका, और वही वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट P तथा F के बीच में हो, मतलब पोल और फोकस के बीच में अगर वस्तु कहीं रखी गई हो तो कहां पर बनेगा, तो वस्तु अगर पोल और फोकस के मध्य कहीं रखी गई है तो उसका ये डायग्राम है आपका, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है हमेशा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है जब वस्तु पोल और फोकस के मध्य रखी गई हो तभी प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है। वह कहा प्रत्येक स्थिति में आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बना होता है। ठीक है, तो ये आपके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये सभी हो गए, और ये नोट कर लो अच्छे से और इन्हें राइट भी कर लेना। तो इसके बाद अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग तो पता ही होंगे आपको, नहीं पता चलिए ठीक है बता देते। अवतल दर्पण के उपयोग है आपके, पहला जो आपकी सर्च लाइट होती है उसमें जो मिरर लगा हुआ होता है वो कौन सा होता है आपका, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, दूसरा हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा दंत चिकित्सा में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा, दांत हो, कान हो, इनमें जो उसका यूज किया जाता है वो इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, और आपका क्या रह गया, सबसे मस्ट जो शेविंग में मिरर यूज किया जाता है, शेविंग करने में मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, अवतल दर्पण। क्यों, ताकि शेविंग करते समय जो दाढ़ी के बाल है, छोटे छोटे बाल है, उनका आकार बड़ा दिखाई दे और जिससे शेविंग आराम से बन जाए और कोई भी बाल ना छूटे। ठीक है, ये इसके नॉर्मल यूज है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अब उत्तल दर्पण पे। ठीक है, अब बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले अभी क्या अवतल दर्पण, उसके उपयोग हो गए, यूज हो गए दोनों। अब इसमें क्या बहुत ज्यादा है नहीं, अगर वस्तु अनंत पर रखी है, यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब ये आप डायग्राम से देख सकते हैं, डायग्राम से देखिए यहाँ अनंत पर वस्तु रखी तो कहां पे बन रहा है, एफ, एफ मतलब फोकस, फोकस पर बनेगा। और कैसा होगा, जो अनंत पर वस्तु होगी उसका जो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर वस्तु कहीं अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो कैसा हो, मुख्य फोकस पर छोटा। और एक चीज और ध्यान रखना, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा। तो छोटा बनेगा, मुख्य फोकस पर छोटा, आभासी तथा सीधा। क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच, अगर वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच पे कहीं पर रखी है तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो डायग्राम से आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, ये P है और ये F है और ये प्रतिबिंब है आपका। तो P और F के बीच में बनेगा। कहां पर बनेगा, P और F के बीच में। P मतलब पोल, F मतलब फोकस या मुख्य फोकस। तो पोल, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। कैसा होगा, वस्तु और ये प्रतिबिंब छोटा हो गया, ठीक।
बकाया बता दिया था आभासी और सीधा। ठीक है, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं? देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण यूज है इसका, साइड मिरर। वाहनों में साइड मिरर के रूप में जो पीछे के वाहन होते हैं ड्राइवर उन्हें देखने के लिए उसका प्रयोग करता है। और दुकानों में इसका सिक्योरिटी दर्पण के रूप में यूज किया जाता है। ये इसके मुख्य उपयोग हो गए। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और इसका उपयोग, ये सभी हो गए। तो मैं समझता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, मैं इसे रिवाइज करा दूंगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें।